ओके, सो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हमें स्टडी करना है, कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो टॉपिक्स इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ द टॉपिक ऑफ मोल के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है दैट इज़ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस करना है। द फोर्थ थिंग वी हैव टू डिस्कस इज मॉलिकुलर फार्मूला, ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, कि मॉलिकुलर फार्मूला किस तरह से निकालते हैं उसकी डिटर्मिनेशन। पांचवी चीज़ जो हमें डिस्कस करनी होती है दैट इज़ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री के बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारी है छठी दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, so these are the 6 topics we have to cover in first year chapter 1 introduction to fundamental concepts of chemistry। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसे कहते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट और फिगर्स ये दो वर्ड से निकला है, सिग्निफिकेंट और फिगर्स। सिग्निफिकेंट के मतलब होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट के मतलब होते हैं इंपॉर्टेंट, अहम, और फिगर्स के मतलब होते हैं डिजिट्स। So all the important digits in a number which are known with certainty are known as significant figures। किसी भी नंबर के अंदर जो important digits होते हैं उनको हम कहते हैं significant figures। Now how to realize, कैसे पता लगेगा, किस तरह से अंदाज़ा होगा कि how many significant digits are there in a number। तो उसके पीछे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक हम बता सकते हैं कि किसी भी नंबर में significant figure की तादाद कितनी है। So the first rule, जो पहला रूल हमारे पास होता है वो रूल क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हर वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं होता वो सिग्निफिकेंट होता है। ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 2, 4, अगर मैं ये नंबर लिख देता तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दे आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर मैं लिखता हूँ 3, 3, 7, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो हर वो डिजिट जो ज़ीरो नहीं होता वो सिग्निफिकेंट होता है, पहला रूल। सेकंड रूल, दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है ज़ीरोस के बारे में कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, अगर कोई ज़ीरो आ जाए कहाँ पर भी, बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में कोई ज़ीरो आ जाए तो वो कैसा होगा, फिर वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ऐसा ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। मिसाल के तौर पर 3, 0, 9, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इस ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा जो नॉन ज़ीरो के बीच में आया है। ठीक है, रूल नंबर 2 के बाद अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 हमारा, सॉरी 3, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, स्टार्टिंग ज़ीरोस के बारे में, शुरू के ज़ीरो। तो स्टार्टिंग ज़ीरो के बारे में याद रखें कि स्टार्टिंग ज़ीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। शुरू में जितने भी ज़ीरो लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरोस जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, स्टार्ट के जितने भी ज़ीरो हैं। मिसाल के तौर पे 0.007, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। दीज ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग ज़ीरो हमेशा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, इस तरह नाउ द रूल नंबर 4, चौथा रूल उसके बाद होता है। और फोर्थ रूल क्या होता है, वो एंडिंग ज़ीरोस के बाद में, या फाइनल ज़ीरोस जिसको हम कहते हैं, कि अगर एंडिंग ज़ीरो है, फाइनल ज़ीरो है, ठीक है, मतलब एंड में अगर ज़ीरो लगा है किसी नंबर के, तो एंडिंग ज़ीरो कभी कभार सिग्निफिकेंट होते हैं और कभी कभार नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके लिए हमें ये देखना है कि वो एंडिंग ज़ीरो कहाँ है। अगर वो बिफोर डेसिमल है, अगर वो डेसिमल से पहले है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर वो आफ्टर डेसिमल है, अगर डेसिमल के बाद है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ 4000, अब इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ लगा है, एंड में लगा है सबसे। तो ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एंडिंग ज़ीरो आ रहे हैं, ये बिफोर डेसिमल है, तो क्या हुआ, ये सारे ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है। टोटल इसमें कितने, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 34.000, अब यहाँ पर देखो जो फाइनल ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। टोटल यहाँ पर 3 + 2
5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि आखिरकार हाउ टू फाइंड आउट केस 4 रूल्स मैंने आपको बताया, एक और रूल होता है, 5वां रूल भी होता है, 5th रूल। रूल नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर 5 होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में, या पावर की सूरत में अगर कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आपको इन टर्म्स ऑफ अगर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है तो उसके बारे में है, ठीक है। रूल नंबर 5 कि एक्सपोनेंट की सूरत में अगर कोई भी नंबर आपको अगर मौजूद है, ठीक है। सो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कोई नंबर लिखा हो, पावर की सूरत में जब कोई नंबर लिखा हो, तो फिर क्या होता है कि ओनली कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट। ओनली कोफिशिएंट के अंदर हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम देखते हैं, उसी को सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। उसी में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 3.9 इंटू 10 टू दी पावर -21। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर मैंने लिखा है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मैंने जो है वो एक नंबर को यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर ये आपके पास जो है ये दिस इज द बेस, सॉरी दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज बेस एंड दिस 21 दिस इज एक्सपोनेंट या पावर। तो सिर्फ हम यहाँ बेस को देखेंगे कि बेस के अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोफिशिएंट को हम देखेंगे कि कोफिशिएंट में जितने भी डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट हम उसके लिहाज से लिखेंगे। तो ये 5 रूल्स हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि भाई पता लगाते हैं कि किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं। समझ में आ गए सारे रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आके आता है आपके पास पेपर में, एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करें भाई, सिंप्लीफाई करें 2 नंबर्स को। कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक नंबर दे दिए 3.1 + 4.67। अब ये ऐड भी करने कहा जा सकता है, ठीक है, मतलब माइनस भी करने कहा जा सकता है, मल्टीप्लाई भी करने कहा जा सकता है, डिवाइड भी करने कहा जा सकता है, कुछ भी करने कह सकते हैं। इन दोनों नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स है, तो पहले आप क्या करें, कैलकुलेटर से इन दोनों नंबर को आप ऐड करते हैं। पता है कितना आंसर आ रहा है, 5.777। ओके, ये आंसर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब इसके बाद क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। अब देखो 2 टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये एक टर्म और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और सेकंड टर्म के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ, अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इस वक्त कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो ये 7 को ड्रॉप कर देंगे। 5 से बड़ा नंबर जब ड्रॉप होता है तो पीछे एक बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा नंबर होगा तो पीछे वैसे ही रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे आ गया ये, एंड दिस इज योर आंसर। मतलब आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वहाँ तक आपको राउंड ऑफ कर देना है, तो आपको क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करते हैं ये। तो इस तरह से बाकी और भी क्वेश्चंस आप उसको देख सकते हैं बुक के अंदर किस तरह से करते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है सब चीज़ें इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोल, जिसको स्मॉल n से शो किया जाता है। मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मोल का क्या फॉर्मूला है, मोल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। मोल इज द यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट हमारे पास होती है वो मोल होती है। ठीक है, अब आपको मोल कैलकुलेट करना है तो मोल का फॉर्मूला आपके पास होगा कि मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, स्मॉल m मास होता है और कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास होता है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू यूज। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको मास बताना हो और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो मास बराबर हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास के। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। सो यू कैन यूज ईदर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल। ठीक है जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, पहला सवाल मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आपसे कह दिया कि फाइंड आउट मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो किसके बराबर आएगा ये, मास मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना आ गया यहाँ पर 46,
और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो ये आंसर आ जाएगा आपको बस 2। यूनिट क्या लिखते हैं MOL। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई कंपाउंड भी दिया जा सकता है, फिर मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड आउट मोल्स इन 400 ग्राम ऑफ CaCO3। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जो है वो नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स मास कितना है 400 ग्राम, और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना पड़ेगा 40 + 12 + 48 100 निकालना आता है सबको ये क्लियर है ना। तो डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ मैं, तो कितना आ गया ये 4 आ गया, 4 मोल। ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने कहा जा सकता है, कंपाउंड के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने कहा जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मोल गिवन हो और आपको मास फाइंड आउट करने कहा जाए, जैसे कि फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ वाटर। मतलब 3 मोल पानी है, 3 मोल वाटर है, 3 मोल्स ऑफ वाटर के मास फाइंड आउट कीजिए। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और मोल कितना है यहाँ पर 3, और वाटर का कितना निकल जाएगा 16 + 2 18 निकल जाएगा। तो 18 3 ज़ा 54। तो ये 54 ग्राम आ जाएगा। सही है भाई। तो ये इस तरह से क्या हो सकता है कि हम जो है वो नंबर ऑफ मतलब मास फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि फाइंड आउट मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सल्फर, 10 मोल सल्फर के आप जो है वो मास फाइंड आउट कीजिए। तो सेम वही है, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 10 आ गए, सल्फर का एटॉमिक मास आपको गिवन होगा 32। तो कितना आंसर आ जाएगा ये 320 ग्राम। सही है भाई। तो ये आपको मोल का टॉपिक समझ में आ गया। इसमें सिंपल बहुत इजी टॉपिक है। मोल के बाद नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे आते हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स को फिर अब हम सॉल्व करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर को असल में हम डिनोट करते हैं Na से। N बनाते हैं, उसके नीचे A बना देते हैं, और एक नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे, वो फिक्स होंगे, वो इतने ही होंगे कि हर सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 होगी। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट था एमेडियो एवोगाड्रो, उसने बताया, तो उसी के नाम पर ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई नंबर ऑफ मोल्स बता दे। तो इसके हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से शो करते हैं, ये बराबर हो जाएगा मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स से आप Na को मल्टीप्लाई कर दो, या अगर मास गिवन है तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। ये कभी कभार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होता है, मास बना होता है, तो फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं। मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला फिर मैं बता दूं कि फर्स्ट फॉर्मूला किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल बताना होगा। सेकंड फॉर्मूले में मास गिवन होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल बताना होगा। थर्ड फॉर्मूले में नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होंगे और मास बताना होगा। तो तीनों में से किसी से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो अब हम जरा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ कि फाइंड आउट number of particles in find out number of particles in 2 moles of calcium। 2 मोल कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी होगी 2 मोल कैल्शियम के अंदर। तो फर्स्ट फॉर्मूले से बनेगा ये, चूंकि मोल गिवन है आपके पास और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है मोल इनटू Na। मोल है 2 और Na कितना आ गया 6.02 ⁻23।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स। सही है जी। तो ये नंबर, ये पहले फॉर्मूले से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपको पार्टिकल्स एटम्स फाइंड आउट करना हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मास गिवन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेंगे, जैसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, कि 24 ग्राम कार्बन है, उसके अंदर आप बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब क्या है बच्चों कि इसमें अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने और मास गिवन है आपको कार्बन का। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि सेकंड से बनेगा फिर ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, ठीक है। तो मास कितना आ गया बच्चे, मास आ गया यहाँ पर 24 ग्राम, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और Na से मुरा 6.02 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर से आंसर इसका आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स। सही है भाई। तो ये मैंने बताया आपको कि मास गिवन हो तब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने कहा जा सकता है। अच्छा, कंपाउंड भी गिवन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई एलिमेंट ही हमेशा हो, मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने कह सकते हैं, जैसे फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6। कह सकते हैं कि भाई बताइए 360 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सेकंड फॉर्मूले से बनेगा, मास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बता रहा है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, सेम फॉर्मूला लगेगा। मास कितना है भाई 360, अब ग्लूकोज का निकालना है C6H12O6 का, उसका जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 180 निकल जाएगा। ये निकालना आता है ना सबको, 180 इंटू Na कितना हो गया 6.02 पावर 23, ये फिर से वही आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻24। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से वैल्यूज चेंज कर देना। मैं इजी लिख रहा हूँ कि 2 आकर बस मल्टीप्लाई हो जाए बस, ताकि आपको समझ में तो आ जाए बन रहा कैसे। ठीक है, सवाल तो हज़ारों बना सकते हैं उसकी मदद से, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले की यूज़ बताया कि मास मोल्स पता, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे बताएंगे, मास पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे बताएंगे। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट, उसके बाद फिर कि नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास है उस पर बात करते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको पता है तो फिर आपको मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी बात कर लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूँ कि फाइंड आउट द मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 10 एटम के जो है वो मास वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कार्बन के 10 एटम का वजन फाइंड आउट कीजिए। तो कार्बन के 10 एटम्स का वेट कितना होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मास पूछा जा रहा है, तो इस फॉर्मूले से बनेगा थर्ड फॉर्मूले से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय n। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया 10, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 अपॉन Na। Na इज एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो ये अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कितना आ रहा है बता दें। एक्सपोनेंट माइनस 32 22। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी, चूंकि मास मालूम किया तो ग्राम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मास ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। 50 मॉलिक्यूल है नाइट्रिक एसिड के, इसका मास फाइंड आउट कीजिए। तो मास बराबर हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय Na। नंबर ऑफ पार्टिकल है 50, ये निकालना पड़ेगा 1 + 14 + 48 कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 है, 1 + 14 + 48 63 आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास Na 6.02 पावर 23। कैलकुलेट करें उसको, बताएं मुझे कितना आ रहा है। -21 ग्राम, एंड दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपका एवोगाड्रोस नंबर के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं हम। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवाल में होता क्या है, इट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला अकॉर्डिंग टू कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस करके हम जो है वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। देखो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक हमारे पास कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि ये बताता है कि जो कंपाउंड बना है वो उनमें एलिमेंट्स कौन से हैं और एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। जैसे C ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्योंकि आपको बता रहे हैं कि हर के ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। ठीक है, जस्ट कम जस्ट स्टार्ट। दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स यू कि ग्लूकोज के हर एक एटम के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट इज एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला भी इसको हम कहते हैं और इसी को हम लोग सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला ये आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता बल्कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताता है। रिलेटिव नंबर से मुराद रेशोस बताता है कि किस रेशो में तमाम एलिमेंट्स आपस में कंबाइन है कंपाउंड के अंदर। जैसे इन तीनों 6, 12, 6 इन तीनों को एक ही नंबर से आप कट कर दो, डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो CH2O जो है वो ग्लूकोज के क्या निकला, एम्पेरिकल फार्मूला, सादा तरीन फॉर्म, सिंपलेस्ट फार्मूला। ये आपको ये बता रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में कंबाइंड है। एक्चुअल नंबर नहीं, रिलेटिव नंबर आपको ये बता रहा है। तो ये फर्क होता है मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला में। हम क्या कर सकते हैं, हमें एक एम्पिरिकल फार्मूला पता लग जाए तो हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अब यही मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो, फिर हमें क्या करना होता है, कंबस्चन एनालिसिस करनी पड़ती है। कंबस्चन एनालिसिस मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई साइंटिस्ट लैब में डिस्कवर करता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी कंबस्टन करते हैं। उससे जब कंबस्टन करते हैं, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड X है, जब इसको जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अमाउंट को कैलकुलेट करके या इसकी कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि ये जो X कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, जो अननोन कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, कोई हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, या फिर ये कोई कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। अब क्या फ़र्क होता है हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट में? हाइड्रोकार्बन ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट हो, और कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रेट मतलब वाटर मौजूद हो, मतलब कार्बन हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स अगर साथ में मौजूद हो तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कभी कभार आपसे हाइड्रोकार्बन के जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आस्क करते हैं और कभी कार्बोहाइड्रेट का आस्क करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए उसकी कंबस्टन एनालिसिस करनी होती है। और कंबस्टन एनालिसिस करने के लिए क्या करना होता है, जलाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसको, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट जो निकलती है ना, उसकी कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि आखिरकार ये एक्स कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। तो अब इसको हम सॉल्व करिए। तो मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। एक न्यूमेरिकल मैंने बुक से यहाँ से लिया है, एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं। 4.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंप्लीट कंबस्टन। जब इतने ग्राम एसिटिक एसिड को जलाया जा रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है 6.21 ग्राम और वाटर उससे लिबरेट हो रहा है 2.54 ग्राम। चूंकि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो उससे रुत में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सिरका कहते हैं, विनेगर के तौर पे उसको घरों पे इस्तेमाल किया जाता है, सूप में डालते हैं, चिकन कॉर्न सूप में। तो एसिटिक एसिड CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, मतलब अगर आपने 9th क्लास में उसको पढ़ा है तो। मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का है 60,
फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों चीज बताइए। मतलब जैसे आपको ये बता रहे कि इतने ग्राम एसिटिक एसिड को जला रहे हैं, इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतना वाटर बन रहा है। आप बताइए जो एसिटिक एसिड जो कंपाउंड है इसका फार्मूला क्या होगा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। तो कंबशन एनालिसिस करनी पड़ेगी इसमें। इसका मतलब है ये 6 स्टेप प्रोसीजर होते हैं, 6 स्टेप इसमें फॉलो करने होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे स्टेप को बताता हूँ किस तरह से हम एसिटिक एसिड तक पहुँचेंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि एसिटिक एसिड होता CH3COOH ही है। दैट सी बात है कि क्लासरूम पढ़ा था ना हमने कि ये होता है दैट इज C2H6O2। तो इसको हम अभी निकालेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नेम को लिख रहे होते हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास गिवन उसके नेम लिख लें। तो 3 एलिमेंट्स हैं बता दिए यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस इतना सा काम करना है। जरूरी नहीं है कि लिखा हो, कभी कभार लिखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को जला दिया। अब आप समझो कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, तो हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा। कभी लिखा होता है अच्छा सवाल कि कार्बोहाइड्रेट इज कंबस्टेड, एक कार्बोहाइड्रेट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे खोल खोल के बता दें। तो ये पहला स्टेप आपको कभी कभार खुद से भी देखना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है एसिटिक एसिड के अंदर। स्टेप नंबर 2 है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले कार्बन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है, कार्बन के एटॉमिक मास को। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर भूल गया कि मैं डेटा में जो बनाने देना चाहिए था ताकि ईजी हो जाता था। मैं इधर पर बना लेता हूँ। ठीक है, देखो X है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। X को जब जलाया जा रहा है तो सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जो X ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मास इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मास कितना है, 4.24 ग्राम है ये। ठीक है, एसिटिक एसिड है ये, 4.24 ग्राम है। और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 60 गिवन है, 60। और आपको बताना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको इसका बताना है और एम्पिरिकल फार्मूला आपको इसका बताना है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है भाई, कि 6.21 ग्राम इतना निकल रहा है। और वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2.54 ग्राम। ये सब चीज़ें पता थी ना, तो उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन बताने के लिए क्या करना है भाई, तो कार्बन के एटॉमिक मास को डिवाइड करना है। अब कार्बन किस कंपाउंड से निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूलर मास से, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 44। और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा 12/44। यहाँ चेंजिंग होती रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं, 12/44 इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है भाई, जितना प्रोड्यूस हो रहा है 6.21 ग्राम। 6.21 डिवाइड बाय वेट ऑफ एक्स कितना है, ये यहाँ पर ये रहा 4.24 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया ये 39.94। ओके, 39.94%, इतने परसेंट आ गया ये। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन ये रहा, उसके अंदर है हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को डिवाइड कर दिया किससे, वाटर के मॉलिक्यूलर मास से, दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ एक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर भी 2/18 कांस्टेंट रहेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये कभी चेंज नहीं करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगी आपका, 2/18 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ वाटर कितना है 2.54 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ एक्स कितना है, दैट इज 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया 6.656। ओके, 65 तक छोड़ देते हैं। अब उसके बाद निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए पूरे मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ओवरऑल परसेंटेज 100 होता है। 100 से इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके माइनस कर देते हैं, तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ओवरऑल 100 है ना, तो 100 में से इस दोनों को माइनस कर देंगे, जो बचा रहेगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ, ये शॉर्टकट तरीका है, परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन निकालने का। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 39.94 माइनस सॉरी प्लस 6.65, कितना आ गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.40। ओके, अब आपको ये मालूम करना है कि आखिरकार आपने सही निकाला है कि नहीं परसेंटेज। आप इन तीनों परसेंटेजेस को ऐड कर दें। अगर ये तीनों परसेंटेज ऐड होने पर 100 के इक्विवेलेंट आ रहा है तो मतलब ये स्टेप 2 आपने सही किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टेप 2 में आप परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो जस्ट ये फॉर्मूला आप याद रखें कि कार्बन की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन की परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला है, और ये ऑक्सीजन की परसेंटेज को निकालने के लिए यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। क्लियर है? स्टेप 2 में क्या हुआ। स्टेप 2 के बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में, थर्ड स्टेप में। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, मोल रेशो मालूम करते हैं। मोल रेशो ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का मोल रेशो फाइंड आउट किया जाएगा। हर एलिमेंट का मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। और मोल रेशो कैसे फाइंड आउट होता है, मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना है कि मोल रेशो बराबर होता है परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जो भी परसेंटेज आपको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो आपको मोल रेशो पता लग जाएगा। तो एक एक करके तमाम एलिमेंट्स के मोल रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल रेशो ऑफ कार्बन, सबसे पहले कार्बन का मोल रेशो, कार्बन की परसेंटेज कितनी, ये रही 39.94, कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, ठीक है, कितना आ गया ये 3.328। इसके बाद मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये रहा 6.65 परसेंटेज, और एटॉमिक मास इसका 6.65 ही आ जाएगा। फाइनली मोल रेशो ऑफ व्हाट, मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी 53.40 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, डिवाइड करो 3.33, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोल रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया। तो ये स्टेप नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे आएंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है भाई, सिंपलेस्ट मोल रेशियो मालूम करना होता है। सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का सिंपलेस्ट मोल रेशियो मालूम करना पड़ेगा। और सिंपलेस्ट मोल रेशियो मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट मोल रेशियो बराबर होता है मोल रेशियो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशियो। मोल रेशियो को सबसे कम वाले मोल रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है वो सिंपलेस्ट मोल रेशियो पता लग जाएगा। तीनों एलिमेंट्स के मोल रेशियो मालूम करने, कार्बन का भी करना है, हाइड्रोजन का भी करना है, ऑक्सीजन का भी करना है, ठीक है। कार्बन का मोल रेशियो कितना आया था 3.328, सबसे कम वाला भी शायद यही है, हाँ 3.328। हाइड्रोजन का मोल रेशियो कितना आया 6.65, सबसे कम वाला 3.328। ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना 3.33, सबसे कम वाला कितना 3.328। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1:2:1। और इसी फोर्थ स्टेप पे क्या होगा कि आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का पता लग जाएगा। और क्या निकलेगा एम्पिरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का, C के नीचे लगा दो 1, H के नीचे लगा दो 2 और O के नीचे लगा दो 1। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया एसिटिक एसिड का। स्टेप 4 के बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 5 में, 5वें स्टेप में। और 5वें स्टेप पे क्या करते हैं, N की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ स्मॉल n से मुराद नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ स्मॉल n से मुराद इंटीजर है। इंटीजर है जो रेशो है किस चीज़ का, किन दो चीज़ों का रेशो है भाई, है स्मॉल n इज द रेशो बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एम्पेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड कर दो, स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी, ये इंटीजर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको सवाल में गिवन होगा, सवाल में गिवन है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा 60, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ आ गए, ऐसे निकाल दो 12 + 2 + 16, 12 + 2 + 16 कितना निकला 30, 30 × 1 = 30, 32 = 60। तो ये 2 आ गया, इसका स्मॉल n की वैल्यू आ गई। स्मॉल n की वैल्यू निकालने के बाद फाइनली स्टेप 6 पर आते हैं और स्टेप 6 पर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट होगा, जो भी एम्पिरिकल फार्मूला आया है आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, जो है ना अभी आपने ऊपर निकाला है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था CH2O, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो n से, n कितना आया 2 आया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड क्या आ गया C2H2 = 4 और O2 एंड दिस विल बी योर आंसर। देखो यहाँ एसिटिक एसिड है C2 और H314 और ऑक्सीजन 2, तो C2H4O2। क्लियर, दिस इज आंसर। तो इस तरह से 6 स्टेप को फॉलो करके हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का
पहले आप नेम ऑफ एलिमेंट लेके फिर परसेंटेज फाइंड आउट करें, फिर मोल रेशियो फाइंड आउट करें, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशियो फाइंड आउट करें, फिर n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट करें, और फाइनली आप क्या करें, मॉलिक्यूलर फॉर्म में फाइंड आउट कर लें। इट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, इट नीड्स जस्ट योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी इस तरह से और न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद स्टोइचोमेट्री पे। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है किसी को, ठीक है ना? ये एसिटिक एसिड वाला सवाल तो सॉल्व किया होगा आपकी बुक में, कॉपी में, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया। जस्ट 2 टॉपिक्स रहते हैं, स्टोइचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। जो कल आपके एग्जाम्स हैं, वैसे भी इसमें तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जिसने पढ़ा हुआ भी है तो उसको क्या होगा कि उसकी दोबारा प्रैक्टिस हो जा रही है, घर जाके उसको चैप्टर 1 को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर 2 रिव्यू कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, सो नेक्स्ट जो बात हमारी होने वाली है वो बात होने वाली है स्टोइचोमेट्री पर। स्टोइचोमेट्री, नाउ व्हाट इज स्टोइचोमेट्री? सिंपल, तेजी में बढ़ उसको निकालते देखते हैं। स्टोइचियो का मतलब होता है रेशो, और मैट्री मीन्स होती है कैलकुलेशन। तो रेशो बेस्ड कैलकुलेशंस आर कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। हर वो कैलकुलेशन जिसमें रेशोज इन्वॉल्व हो जाते हैं वो कहलाती है स्टोइचोमेट्री। और ये आप सिर्फ फर्स्ट में नहीं करें, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है भाई। कहा जाता है ना कि 3 पेंसिल अगर 30 रुपए की है तो बताइए 4 पेंसिल कितने रुपए की होगी? 3 पेंसिल 30 रुपए की है, 4 पेंसिल कितने होगी? 40 रुपए की होगी। आप माइंड में ये सोचते हैं कि 3 पेंसिल 30 रुपए की है तो 1 पेंसिल कितना हो गया? भाई 10 रुपए का हो गया। तो 4 कितने का हो जाएगा? 40 रुपए का हो जाएगा। दिमाग में लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं। इसी को हम रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3:30 इज इक्वल टू 4:x। 3 का प्रोपोर्शन 30 से, 4 का किससे होगा? x से होगा। तो 3/30 इज इक्वल टू 4/x। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x इक्वल टू 4 इंटू 30, 3 को उधर ले जाते हैं, x इक्वल टू 4 इंटू 30/3, 3 10 30, तो x इक्वल टू 10 4 40 रुपीज़, वही आ गया। इसी को हम कहते हैं रेशो बेस्ड कैलकुलेशन, कि 3 पेंसिल 30 रुपए की है, 4 पेंसिल कितने की होगी। अब इसमें क्या है कि बजाय पेंसिल और रबर और शॉर्पनर के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा कि 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 30 मोल ये बना रहा है। पता है अगर 3 मोल के बजाय 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा तो वो कितना बनाएगा? मतलब इसी चीज़ को पेंसिल रबर कटर छोटे में होता था, बड़े होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये मीथेन और वाटर ये सब आ जाएगा। काम वही करना है, रेशो बेस्ड कैलकुलेशन कर रही है। स्टोइचोमेट्री में करते हैं क्या है, हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होता है और उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के अमाउंट को फाइंड आउट किया जाता है। और उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स होते हैं। स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हमारे पास होते हैं। स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप में क्या करते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि मास गिवन होता है और मास आपको रिक्वायर्ड होता है। दूसरा क्या हमारे पास है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास गिवन होता है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। और तीसरा क्या हमारे पास होता है, वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम गिवन होता है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। तो 3 तरह की स्टोइचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मास वॉल्यूम और वॉल्यूम। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपको ये रिलेशनशिप्स बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या क्या बातें बता रहा होता है। व्हाट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स यू। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। मैंने यहाँ पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या क्या बातें बता रहा होगा, ये आपको बता रहा होगा इन टर्म्स ऑफ मोल, आपको कुछ ना कुछ बता रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ मास आपको कुछ ना कुछ बता रहा होगा, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको कुछ ना कुछ बता रहा होगा। ये हर एलिमेंट से पहले जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं वो मोलर कोफिशिएंट्स होते हैं, मोल्स बता रहे होते हैं। तो ये बता रहा है इक्वेशन की, इससे पहले 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। मास की सूरत में क्या बता रहा है, एटॉमिक, यहां से मोलर मासेस ले लेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मासेस ले लेंगे इसके 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 2 6।
6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 14 + 3 17, 17 टू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये मास की सूरत में भी आपको कुछ ना कुछ बता रहा था इक्वेशन, ये वॉल्यूम की सूरत में भी बता रहा होगा, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम हर सूरत में नहीं, ओनली एट एसटीपी। एसटीपी तो आप जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर सिर्फ वॉल्यूम। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही नंबर ऑफ वॉल्यूम हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, सेम। तो 1 मोल है तो क्या हो जाएगा, 1 dm³ ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 dm³ ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 dm³ ऑफ अमोनिया गैस। समझ गए? तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको किस तरह से मोल, मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप्स बता रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहले मैं आपको करा लेता हूँ मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि मास गिवन होता है और मास ही रिक्वायर्ड होता है। एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि फाइंड आउट द मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। और इक्वेशन दे दी गई होगी जैसे कि N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। कह रहे हैं बताइए इस इक्वेशन में अगर 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से तो बताओ जरा कितना अमोनिया गैस बनेगा। ये सवाल है, इसी को स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं कि आपको एक के गिवन कर दिया गया अमाउंट और दूसरे का अमाउंट आपसे पूछ रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। तो उसके लिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, डेटा नहीं बनाते, डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दोबारा लिख देनी है अगेन, N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। मास रिलेशनशिप है, चूंकि मास गिवन है और मास ही पूछ रहे हो तुमसे, है ना भाई। गिवन भी मास है और आस्क भी मास किया जा रहा है, तो मास रिलेशनशिप हो गया यहाँ पर ये। अच्छा, अब जो गिवन है जो रिक्वायर्ड उसको अंडरलाइन कर दो। नाइट्रोजन गिवन है, अंडरलाइन कर दिया। अमोनिया रिक्वायर्ड है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। दोनों को अंडरलाइन कर दिया, गिवन रिक्वायर्ड को। अब यहाँ पर 2 लाइन लिखेंगे, डेटा में इसके में 2 लाइन लिखेंगे। पहले लाइन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कि इक्वेशन हमें क्या बता रही है, और दूसरी लाइन फ्रॉम क्वेश्चन, सवाल से हमें क्या पता लग रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन हमें क्या बता रही है भाई, नाइट्रोजन N2 28 ग्राम नाइट्रोजन बना रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इक्वेशन से पता लग रहा है, ये ऊपर यहाँ पे ही बताया था आपको। सवाल क्या बता रहा है, 28 ग्राम से तो पता है हमें कि 34 ग्राम बनेगा, लेकिन आपको कितने ग्राम से पता है 100 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा। तो 100 ग्राम से कितना बनेगा पता नहीं, तो कुछ तो बनेगा ना, x ग्राम बनेगा, ठीक है, x ग्राम बनेगा। और अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे यूजिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था बुक के अंदर आपके 2 मेथड मौजूद है, इसमें फैक्टर मेथड है और मोल मेथड है। तो मैं दोनों से ही नहीं कराता, मैं रेशो मेथड से कराता हूँ, जो ईजीएस्ट मेथड है, यूजिंग रेशो मेथड। ये नोट्स में या बुक वगैरह में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये मेथड, ठीक है। ये ईजी है, मैंने खुद बनाया तो इसको ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। रेशो मेथड से सॉल्व कर लेंगे। रेशो मेथड में बस क्या करना है कि इनके बीच में रेशो ले लेना है कि 28:34 100:x। ये बिल्कुल ऐसे कि 28 पेंसिल 34 रुपये की है तो 100 पेंसिल कितने रुपए की होगी, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया ना, वही वाला काम करना है। 28:34 100:x। अब ये रेशो का साइन मतलब कि डिवाइड का साइन है, तो 28/34 = 100/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28x = 100 × 34। x 28 को उधर ले जाते हैं, x = 100 × 34 डिवाइड बाय 28। कितना निकला x? 4 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। और ये आपको मास पता लगी अमोनिया गैस से कितना बनेगा 100 ग्राम नाइट्रोजन से। क्लियर? दिस इज मास रिलेशनशिप, कि मास गिवन होगा और मास ही फाइंड आउट करना होगा।